नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी दादी। मैं चाहकर भी दादी के ऊपर हो रहे मानसिक अत्याचार का विरोध नहीं कर पा रही थी। दादा दादी की उदारता का माँ अनुचित लाभ उठा रही थी और इस बात को पिताजी भी अच्छी तरह जानते थे। लेकिन इस उदारता का दादी को क्या फल मिल रहा था, हमारे घर में मात्र आया बनकर रह गई थी। दादी के भारत में कैसे ठाठ थे यह सभी अच्छी तरह जानते थे। दादाजी बड़े अफसर थे, घर में सभी सुख सुविधाएं मौजूद थी, मगर यहाँ इतने समंदर पार आकर उन्हें क्या मिला था। पिताजी ने बहला फुसला कर दादा दादी को यहाँ बुला लिया था। उस समय उन्होंने भाव विहल होकर कहा था, माँ आपके बिना तो मैं यहाँ रह ही नहीं सकता। हम सभी भाई बहन अमेरिका में रहें और आप दोनों इस बुढ़ापे में अकेले रहें, यह सब हमें मंजूर नहीं। दादाजी ने भी काफी वहापोह के बाद यह प्रस्ताव स्वीकार किया था। उन्हें अपने मित्रों और रिश्तेदारों को छोड़कर आने में काफी परेशानी महसूस हो रही थी। काफी मानसिक संघर्ष के बाद उन्होंने यहाँ आने की स्वीकृति दी थी। भारत में तो दादाजी ने कभी एक गिलास पानी भी हाथ से उठाकर न पिया था। हम लोग आश्चर्यचकित थे कि वो दादी ने अपने आप को किस तरह से यहाँ की जिंदगी का आदी बना लिया था। दोनों ने इस तरह से परिस्थितियों से समझौता कर लिया था मानो हमेशा से यहीं रहते आए हों। उन्होंने कभी भी किसी तरह की कोई शिकायत न की थी। दादी कभी भी माँ के दोषों को पिताजी के सामने नहीं कहती थी, जबकि माँ ने दादी के रहने का सबसे ज्यादा फायदा उठाया था। नौकरी की आड़ में वह घर में कुछ भी काम न करना चाहती थी। हम दोनों बहनों की जरूरतों का ख्याल दादी ही रखती थी। हम दोनों के बचपन को वह सभी कुछ मिल रहा था जिससे अधिकांश बच्चे यहाँ अमेरिका में वंचित रह जाते हैं। माँ हर समय कटी कटी सी रहती थी, न तो मुंह से भी ही कुछ बोलती थी, न ही उन्हें किसी से कोई लगाव था। हर समय उन्हें अलग अलग रहने की आदत सी पड़ गई थी। उन्हें देखकर पता ही न चलता था कि वह नाराज हैं या खुश। उनके मन के भावों को चेहरे पर पढ़ना काफी कठिन था। दादी भावनात्मक रूप से पिताजी से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी। शायद उन्हीं को खुश रखने के लिए वो माँ की जातियाँ सहन कर लेती थी। मैं अक्सर सोचती, पिताजी की भी तो कोई नैतिक जिम्मेदारी है। वो माँ की जातियाँ सहन कर लेती थी। मैं अक्सर सोचती, पिताजी की भी तो कोई नैतिक जिम्मेदारी है। वो माँ को क्यों नहीं कहते कि वह भी घर की देखभाल किया करे। अन्य दिनों में चाहे न सही, पर छुट्टी वाले दिन तो उन्हें दादी की सहायता करनी चाहिए। जब बुआ हमसे मिलने आती तो माँ अपने कमरे में जाकर सो जाती या किताबें पढ़ने बैठ जाती थी। मुझे हिंदी फिल्मों में दिखाई जाने वाली घटनाएं कि सास बहुओं पर अत्याचार करती हैं, हर समय नौकरों की तरह उनसे काम करवाती रहती हैं, कभी उनसे प्यार से बात तक नहीं करती, आदि बातें काल्पनिक लगती थी, परंतु मेरे सामने तो अपने ही घर का उदाहरण था। दादी का नीना बेटे कहते हुए मुंह न थकता था, पर माँ को मैंने कभी भी उनसे प्यार और आदर से बात करते तक न देखा था। शोषण केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी होता है, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रही थी। माँ जो कुछ भी कमाती थी सब हिंदुस्तान में अपने भाई बहनों के ऊपर ही खर्च कराती थी। बहनों की शादी के लिए सारा दहेज यहीं से बनाकर ले जाती थी। भाइयों के लिए भी सारी खरीदारी यहीं पर करती थी। उनकी क्या यह जिम्मेदारी नहीं थी कि अपनी नंदों को भी समय समय पर कुछ उपहार आदि दिया करती। इस संबंध में उनका तर्क होता था कि उन्हें तो दादी कुछ न कुछ देती ही रहती है। मेरे नाना नानी भी बड़े अजीब स्वभाव के थे। उन्हें लड़की द्वारा दिया सामान कभी भी बोझ न लगता था। आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते हुए भी बेटी की कमाई हड़पने में उन्हें तनिक झिझक महसूस न होती थी। माँ कहती थी, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, अब मैं कमाती हूँ तो मेरा भी फर्ज है कि मैं उनके कुछ काम आऊँ। परंतु ये कैसा फर्ज था जो माँ को अपने पीहर बालों के ही याद रहता था। क्या ससुराल के सगे संबंधियों के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। बुआ को तो एक पैसे की चीज देने में वो भुनभुनाती थी। वैसे
बुआ जो तोहफे हमें देती उन्हें वह चुपचाप रख लेती थी। कभी कभी मैं सोचती कि जरूरत से ज़्यादा स्वतंत्रता भी गलत होती है। अगर दादी ने शुरू में ही माँ पर कुछ बंदिशें लगाई होती तो कभी यह नौबत न आती। दादी भी न जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी। अक्सर कहती, मुझे क्या कमी है जो मैं नीना की तनख्वाह और उसके खर्च का हिसाब मांगूं। मेरा बेटा कमाता है, मेरे पति के पास भी काफ़ी पैसा है, जो चाहती हूँ वो करती हूँ, फिर बेकार की कलह करने से क्या फ़ायदा। न जाने दादी इस सारी उपेक्षा को कैसे सह लेती थी। वह माँ को उनके अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का ध्यान क्यों नहीं करवाती थी। यह सब मेरी समझ से बाहर की बात थी। कभी बुआ भुनभुनाती तो दादी कहती, तुझे जो चाहिए मुझसे ले जा। मैंने दिया या नीना ने, एक ही बात है। मैं हैरान और परेशान थी क्योंकि इस समस्या का हल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। दादी ने तो हालत से समझौता कर लिया था, मगर मेरा बाल मन गलत बातों को गलत ही करार देना चाहता था। मैं मन ही मन सोचती, शायद माँ को सब जब ठोकरें लगेंगी तब वह समझेंगी। एक दिन दादी ने मुझे बताया कि हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। माँ शायद दादी का एहसान न लेना चाहती थी। उनकी स्वीकृति मिलते ही उन्होंने प्रसव से कुछ दिन पहले नाना नानी को अमेरिका बुला लिया था। मगर नाना नानी माँ की देखभाल करने के बजाय अपना सारा समय घूमने फिरने में ही व्यतीत करने लगे। नानी को तो हर समय खरीदारी की ही चिंता लगी रहती थी। वे बार बार कहती, थोड़े समय के लिए ही तो हम आए हैं, अतः ज़्यादा से ज़्यादा घूम लें, पता नहीं फिर आने का मौका मिलेगा या नहीं। माँ को उनकी बातें सुनकर गहरा धक्का लगा था। दादी के ऊपर काम का दोहरा बोझ पड़ गया था। नानी सारा दिन बाहर ही रहती और वापस आकर बिस्तर पर पसर जाती थी। माँ को भी पूरा आराम नहीं मिल पा रहा था। मैं दादी को बार बार कहती कि नानी का काम उन्हीं को करने दो, पर वह सुनती ही न थी। उन्हें अपने दुखों का ध्यान ही न था। अपनी उम्र और शक्ति के हिसाब से वह कहीं ज़्यादा काम कर रही थी। अक्सर नानी दादी से कहती, बहन जी मेरे कपड़े ही धुले अभी तक नहीं हैं, क्या पहनूं? मेरा तो कमरा भी गंदा है, जैसा छोड़कर गई थी क्या वैसा ही पड़ा रहेगा? यह सब सुनते ही मेरा खून खौल उठता था। कभी कभी नम्रता को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। दादा दादी स्वभाव से सहनशील होने के कारण नानी की सारी उचित अनुचित मांगों को चुपचाप सुनते रहते थे। माँ की हालत दिन पर दिन बिगड़ रही थी। कुछ दिनों के बाद गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर नया मेहमान आने से पहले ही बहुत दूर जा चुका था। माँ को बहुत आघात लगा था। दादी तो इस सदमे से एकाएक पत्थर ही बन गई थी, लेकिन नानी के वही पुराने रंग ढंग थे। एक दिन नानी माँ से कह रही थी, सारा कसूर तुम्हारी सास का ही है, उसने तुम्हें आराम तो करने ही नहीं दिया। मगर माँ को शायद तब तक अक्ल आ चुकी थी। उनके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। कमजोरी के कारण कांपती हुई वह गुस्से से नानी से बोली, जरा अपने भीतर झांक कर देखो, तब समझ में आएगा कि कौन गलत है और कौन सही। मेरी अक्ल पर तो पत्थर पड़े थे जब मैंने इतनी ममतामयी सास के होते हुए आपको यहाँ बुला लिया था। आप लोगों को तो हर समय अपनी ही पड़ी रहती थी। कभी घर के कामों में हाथ बटाने का भी ख्याल आया था? मैं संदूक भरकर आपको सामान देती रही। आपसे यह भी ना हुआ कि मेरी बेटियों के लिए एक एक जोड़ी कपड़े ही ले आती। आने के बाद एक पल भी गुजारा है उनके साथ? बच्चियों को तो पता ही नहीं कि नानी का प्यार किस चिड़िया का नाम है। मैं इतने दिनों से देखकर भी चुप थी। आपने कभी मेरे सास ससुर को वह सम्मान दिया जिनके वे अधिकारी थे? माँ हाँफने लगी थी। पिताजी ने सहारा देकर उन्हें लिटा दिया था। नानी का चेहरा फक था। इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाने के बाद भी मेरा चेहरा खुशी से चमक रहा था। कुछ खोकर पाने के कारण मैं बहुत प्रसन्न थी। हमारी माँ हमें वापस मिल गई थी। खोने के बदले जो मिला था वह बहुत ही अनमोल था।